जरा सोचकर देखिए, आपको एक बहुत ही नाजुक काम करना है। मान लीजिए एक रेडियो ठीक करना है। हम्म। बस शर्त यह है कि आपको सांस एक पतली सी स्ट्रॉ से लेनी है, हाथों में मोटे स्कीइंग वाले दस्ताने हैं और आप सब कुछ एक धुंधली खिड़की से देख रहे हैं। ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? लेकिन एक सीबीआरएन वॉरजोन में, मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर युद्ध क्षेत्र में, एक सैनिक की यही हकीकत होती है। हाँ, जब वो अपना पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहने होता है तो दुनिया से उसका संपर्क कुछ ऐसा ही हो जाता है। और यही आज हमारी बातचीत का मुद्दा है। ये जो अनकंफर्टेबल सूट है, ये सिर्फ एक असुविधाजनक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक हाई टेक लाइफ सेविंग सिस्टम है। बिल्कुल। और आज हम इसी की परतों को खोलकर समझेंगे कि इसकी डिजाइन के पीछे की सोच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, सांस लेने से। हम सब ने फिल्मों में गैस मास्क देखे हैं, जिसे रेस्पिरेटर कहते हैं। जी। ये असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये किसी भी सैनिक के लिए कवच की पहली और सबसे जरूरी परत है। इसका मुख्य काम है सांस की नली, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आंखें और चेहरे को केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स और रेडियोएक्टिव डस्ट से बचाना। अच्छा। ये एक कैनिस्टर का इस्तेमाल करता है। जब सैनिक सांस अंदर लेता है तो हवा पहले इस कैनिस्टर से गुजरती है। तो ये एक तरह का फिल्टर हुआ? हाँ, इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल और पार्टिकल फिल्टर की कई परतें होती हैं जो जहरीले रसायनों को सोख लेती हैं और खतरनाक कणों को फंसा लेती हैं। सैनिक तक सिर्फ साफ हवा पहुंचती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे साफ करना जरूरी है। क्या? ये रेस्पिरेटर कार्बन मोनोऑक्साइड से बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं देता। अच्छा। मतलब ये आग या धुएं से नहीं बचाता। बिल्कुल नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन गैस है जो आग लगने से पैदा होती है। इसीलिए सेना में ये सबसे सख्त निर्देश होता है कि इस मास्क को आग बुझाने या बहुत धुएं वाली जगह पर इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो एक बहुत बड़ी कमी लगती है ना? मतलब ये शहरी लड़ाई जैसी सिचुएशन के लिए नहीं है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये एक डिजाइन ट्रेड ऑफ है। सीबीआरएन रेस्पिरेटर खासतौर पर मिलिट्री ग्रेड रासायनिक गैसों के लिए बना है। कार्बन मोनोऑक्साइड फिल्टर करने के लिए एक अलग तकनीक चाहिए जो मास्क को बहुत भारी बना देगी। समझ गया। यानी हर उपकरण एक खास मकसद के लिए है। तो इसके डिजाइन में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक शब्द में कहूं तो सील। चेहरे पर एक परफेक्ट सील। सील? हाँ, अगर मास्क और त्वचा के बीच जरा सा भी गैप रह गया तो जहरीली हवा वहीं से अंदर आ जाएगी और पूरा मास्क बेकार हो जाएगा। इसीलिए आधुनिक मास्क में 5 पॉइंट हार्नेस होता है। और इसे घंटों तक पहनना पड़ता होगा? बिल्कुल। इसीलिए इसमें एक स्विवल ड्रिंकिंग फैसिलिटी भी होती है। एक पतली ट्यूब से सैनिक अपनी वाटर बॉटल से पानी पी सकता है। मैंने एक और चीज के बारे में पढ़ा है, फेसलेट मास्क। ये रेस्पिरेटर से कैसे अलग है? हाँ, फेसलेट मास्क वो बिल्कुल अलग चीज है। वो एक हल्का विकल्प है। हल्का? हाँ, मतलब कम सुरक्षा। हाँ। वो सिर्फ नाक और मुंह को ढकता है, आंखों को नहीं। और ये सिर्फ लो कॉन्सेंट्रेशंस वाले एजेंटों और धूल के खिलाफ मामूली, मतलब मार्जिनल प्रोटेक्शन देता है। तो फिर इसका फायदा क्या है? सेना इसे इस्तेमाल ही क्यों करती है? इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। शारीरिक तनाव। जी। एक पूरा रेस्पिरेटर पहनकर 12 घंटे गुजारना बहुत थका देने वाला होता है। सांस लेने में ज्यादा जोर लगता है, देखने का दायरा घर जाता है। फेसलेट मास्क तब पहना जाता है जब खतरा आसपास हो लेकिन सीधा हमला न हुआ हो। सैनिक इसे पहनकर सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक अलर्ट स्टेट के लिए है ना कि अटैक स्टेट के लिए। बहुत ही व्यावहारिक समाधान है। बिल्कुल। ठीक है, तो सांस की बात हो गई। अब आते हैं उस पूरे सूट पर। ये कैसे काम करता है? इसके पीछे एक बड़ा ही चतुर डिजाइन है जिसे लेयर्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेना में 2 तरह के सूट होते हैं, परमिएबल मतलब हवादार और नॉन परमिएबल। और ज्यादातर परमिएबल इस्तेमाल होता है। हाँ, क्योंकि नॉन परमिएबल रबर सूट में कुछ ही घंटों में गर्मी और पसीने से हालत खराब हो जाती है। तो परमिएबल सूट एक 3 परत वाले डिजाइन पर काम करता है। 3 परतें हैं? ये दिलचस्प है। सबसे बाहरी परत, आउटर लेयर, एक मजबूत फ्लेम रिटार्डेंट और ऑयल रिपेलेंट नायलॉन की होती है। इसका काम है सूट को कटने फटने से बचाना और तरल रसायनों को सतह पर ही रोकना। ओके, ये पहली रक्षा पंक्ति हो गई। और दूसरी परत, मिडल लेयर, ही इस सूट की आत्मा है। ये पॉलीयूरेथेन या नॉन वोवन कपड़े से बनी होती है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल के कण चिपके होते हैं। ये परत जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब करती है। एक मिनट, आपने कहा एब्जॉर्ब?
एब्जॉर्ब नहीं। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज का दूसरी चीज में पूरी तरह समा जाना, जैसे स्पंज में पानी। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब अणु सिर्फ सतह पर चिपक जाते हैं, अच्छा, इन छेदों में जाकर चिपक जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते। कमाल है। तो जहर बीज की परत में ही फंस जाता है, और सबसे अंदर वाली परत, इनरमोस्ट लेयर, उसका काम है सैनिक का आराम। वो हल्के सूती मतलब लाइट वेट कॉटन कपड़े की होती है, ताकि त्वचा को आराम मिले और पसीना भी सोख सके। सुरक्षा, फिल्ट्रेशन और आराम का एक बेहतरीन संतुलन। अब आते हैं दस्तानों पर। ग्लव्स और ओवरबूट्स, क्या वो भी इसी लेयर्ड कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं? नहीं, वो एक अलग सिद्धांत पर चलते हैं। ग्लव्स और ओवरबूट्स ब्यूटिल रबर जैसी नॉन परमिएबल सामग्री से बने होते हैं। एक मिनट, तो मतलब पूरा सूट तो हवादार है, पर दस्ताने और जूते नहीं। इससे तो हाथों पैरों में बहुत पसीना आता होगा। आपने बिल्कुल सही मुश्किल की ओर इशारा किया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए ग्लव्स में एक 2 पार्ट सिस्टम होता है। बाहर एक मोटी रबर की परत और अंदर पसीना सोखने के लिए एक पतला सूती दस्ताना। फिर भी मुश्किल तो होता होगा। बहुत। उन दस्तानों को पहनकर एक बटन दबाना भी 10 गुना मुश्किल हो जाता है। ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा इसी से तालमेल बैठाना होता है। और ओवरबूट्स? ओवरबूट्स को सामान्य जूतों के ऊपर पहना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य जमीन पर गिरे तरल रासायनिक एजेंटों और रेडियोएक्टिव फॉलआउट से पैरों को बचाना है। ठीक है, ये सब तो बचाव की बात हुई, पर मान लीजिए किसी के सूट पर कुछ लग गया, तब क्या होता है? नहीं, मिशन के बीच में सूट बदलना हमेशा मुमकिन नहीं होता। इसलिए हर सैनिक के पास इंडिविजुअल डीकंटामिनेशन इक्विपमेंट होता है। जहर के लिए एक तरह की फर्स्ट एड किट। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? पहली है PDKI, मतलब पर्सनल डीकंटामिनेशन किट 1। ये फुलर्स अर्थ, जिसे हम मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं, उससे भरा एक छोटा कपड़े का पैड होता है। मुल्तानी मिट्टी, वो कैसे काम करती है? उसमें सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो ब्लॉट, बैंग एंड ब्रश तकनीक का इस्तेमाल होता है। पैड से दबाओ ताकि मिट्टी तरल सोख ले। पैड को जमीन पर पटक कर साफ करो और फिर ब्रश से बची हुई मिट्टी हटा दो। और मुश्किल जगहों के लिए, जैसे कपड़ों की सिलवटों में? उसके लिए PDK2 है। ये फुलर्स अर्थ वाली एक प्लास्टिक की पफर बॉटल होती है, जिससे आप पाउडर स्प्रे कर सकते हैं। ये तो केमिकल एजेंट्स के लिए हो गया। रेडियोलॉजिकल कंटामिनेशन का क्या? नहीं, उसके लिए मामला अलग है। उसके लिए रेडियोलॉजिकल डीकंटामिनेशन पैड या RDP होता है। वो कैसे अलग है? रासायनिक एजेंट तरल होते हैं, बिल्कुल। जबकि रेडियोलॉजिकल खतरा अक्सर धूल के कणों के रूप में होता है, जो सतह पर चिपके होते हैं। RDP एक गीला नैपकिन है जिसमें एक सर्फेक्टेंट घोल होता है। ये धूल को सोखता नहीं, बल्कि उसे भौतिक रूप से उठाकर सतह से हटा देता है। समझ गया। रसायनों के लिए सोखना और विकिरण के लिए पहुंचना। पर यह सब तो तब है जब आपको पता हो कि हमला हुआ है। एक सैनिक को पता कैसे चलता है कि कंटामिनेशन हुआ भी है या नहीं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है इंडिविजुअल डिटेक्शन इक्विपमेंट। इसमें 2 मुख्य उपकरण हैं। बताइए। पहला है 3 कलर डिटेक्टर पेपर। ये छोटे सेल्फ अधीसिव कागज के टुकड़े होते हैं, जिन्हें सूट पर अलग-अलग जगहों पर चिपकाया जाता है। और ये काम कैसे करते हैं? इन कागजों पर एक खास रसायन लगा होता है। जब वे किसी तरल रासायनिक एजेंट के संपर्क में आते हैं, तो उनका रंग बदल जाता है। अलग एजेंट के लिए अलग रंग। सिर्फ तरल एजेंट? मतलब अगर हवा में कोई अदृश्य गैस हो तो वही कागज बेकार है? हाँ, ये इसकी एक सीमा है। ये सिर्फ लिक्विड ड्रॉपलेट्स का पता लगा सकते हैं, वेपर का नहीं। ये सैनिक को यह बताने के लिए है कि क्या उस पर सीधे तरल रसायन का छिड़काव हुआ है। ओके, तो ये एक पर्सनल स्प्लैश डिटेक्टर है। और दूसरा उपकरण विकिरण के लिए एब्जॉर्ब की गई कुल रेडिएशन डोज को रिकॉर्ड करता है। तो सैनिक इसे देखकर तुरंत पता लगा सकता है कि वो कितने रेडिएशन में है? नहीं, इसे सीधे नहीं पढ़ा जा सकता। ये बस डेटा रिकॉर्ड करता है। मिशन के बाद इसे एक विशेष रीडर में डालकर क्यूमुलेटिव डोज देखी जाती है। अच्छा, तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह है। बिल्कुल, जो भविष्य में मेडिकल निगरानी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज हमने जो भी चर्चा की है, अगर उसे समेटना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? सबसे पहले रेस्पिरेटर, रासायनिक और जैविक एजेंट से पूरी सुरक्षा, लेकिन शारीरिक तनाव बहुत ज्यादा। और कार्बन मोनोऑक्साइड या आग के खिलाफ बेकार है। बिल्कुल। दूसरा फेसलेट मास्क, जो कम खतरे वाले लंबे अलर्ट के लिए है, ताकि सैनिक आराम कर सकें। तीसरा सुरक्षात्मक कपड़े, वो 3 परत की चतुर अवधारणा पर काम करते हैं ना? नायलॉन, एक्टिवेटेड चारकोल और कॉटन।
हाँ, फिर परिशोधन, रसायनों के लिए पीडीके में फुलर्स अर्थ जो सोखने का काम करती है। और रेडियोधर्मी धूल के लिए आईडीपी जो उसे भौतिक रूप से हटाता है। और आखिर में पता लगाना, रंग बदलने वाला डिटेक्टर पेपर तरल रसायनों के लिए एक फौरी चेतावनी है। जबकि डोसीमीटर समय के साथ जमा हुए विकिरण का एक स्थायी रिकॉर्ड रखता है। सही कहा। ये एक पूरी प्रणाली है जहां हर हिस्सा एक दूसरे की कमियों को पूरा करता है। अब जब हमने इन सब चीजों को समझ लिया है, मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज की चर्चा के आधार पर ये क्यों जरूरी है कि सेना के पास रेस्पिरेटर और फेसलेट मास्क दोनों हों, बजाय इसके कि हर किसी को सिर्फ हाई सिक्योरिटी वाला रेस्पिरेटर ही दे दिया जाए। जरा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और एक लंबे अलर्ट के दौरान आराम करने की क्षमता के सामरिक महत्व के बारे